अभी अभी की ताज़ा खबर। सम्मानित परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, सम्मानित पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे पूर्व में हेल्थ मिनिस्टर स्पीकर साहब ठाकुर कौल सिंह जी, सम्मानित इस क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा जी, सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी, सम्मानित सोहनलाल ठाकुर जी जो पूर्व सीपीएस से हैं, सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, सम्मानित पवन ठाकुर जी, सोहनलाल जी, लाल सिंह कौशल जी, चेतराम जी, नरेश जी, विजय जी, संजीव गुलेरिया, जीवन जी, सभी कांग्रेस के जो नेतागण बैठे हैं, सम्मानित इस सभागार में बैठे हुए सम्मानित डॉक्टरगण और सभी साथीगण, पहले तो जो चुनकर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसमें जो चुनकर आए उनके नाम ही नहीं है, अभी नाम सुने? अच्छा, लेकिन जो चुने हुए थे वो काफी मांगे पड़ रहे थे और मैं आंखें बंद करके सुन रहा था, और जो कह रहे थे वो सही भी है और सही भी नहीं है। अब दोनों ही पक्ष है। निश्चित तौर पर डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जीवन काल में हमेशा हमारे साथ रहेगी, और मांगे भी है, चुनौतियां भी है। मैं मानता हूं, अभी मैं नेर चौक के जो नए डॉक्टर्स निकले तो उनको मैं अपनी समस्या बता रहा था, क्योंकि जब हम अभी डॉक्टर्स के इंटरव्यू करने गए तो पता लगा 938 डॉक्टर लाइन पर खड़े हैं और पोस्टें हैं 290 के करीब, और हर साल तकरीबन 750-800 डॉक्टर निकलेंगे। आज नहीं तो कल डॉक्टर्स की बेरोजगारी की लाइन बहुत लंबी होने जा रही है। ये चुनौती सरकार के सामने भी है और ये चुनौती से लड़ने का वादा सरकार में भी है, लेकिन इसके लिए अभी समय चाहिए। मैं एक कहावत बड़े हमारे जो नए चुने हुए विकास ठाकुर जी कह रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन। हमने तो कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कुछ व्यवस्था डॉक्टर्स के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में भी करने की जरूरत है। हम समझते हैं, मैं डॉक्टर्स की वर्किंग के इतना बोझ नहीं डालना चाहता ताकि वो समझ सके कि मेरी जिम्मेवारी और मेरा कर्तव्य क्या है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर 8 घंटे ड्यूटी दे। कितनी पोस्टें क्रिएट होती है वो तो बात की बात है, और जब पोस्ट क्रिएट होती है तो उसके लिए फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। अभी हमने जो कैजुअलिटी है उसको अपग्रेड करने की बात कही है, उसको अपग्रेड करके डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस इमरजेंसी के रूम में अपग्रेड कर रहे हैं। 4 जगह हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कैजुअलिटी में जब भी आप जाते हैं एक बेड पर 2-2 आदमी लगे होते हैं और बेड पर 2-2, 3-3 आदमी सोए होते हैं। हमने उसको अपग्रेड कर दिया है, अभी उसकी कैबिनेट नोट बन रहा है, और तकरीबन एक ही मेडिकल कॉलेज में वो आईजीएमसी है अभी, उसमें भी 11 करोड़ रुपए का एक डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। हमने कहा कि डॉक्टर जो है
वो सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी देगा जो कैजुअलिटी में होगा। स्टाफ नर्स जो है वो भी 8 घंटे ड्यूटी देगी। पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड वाइज और सफाई कर्मचारी भी 8 घंटे ड्यूटी देंगे। इसके पीछे 2 मकसद है। एक तो एक डिपार्टमेंट में 3 डॉक्टरों की 24 घंटे ड्यूटी होगी, कुछ रोजगार मिलेगा, लेकिन एक ही सीमा तक हम रोजगार दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज इतने ज्यादा खुल गए हैं कि हर साल हमें डॉक्टरों को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस दृष्टि से भी सरकार को सोचना चाहिए पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो हमारे मेडिकल फैटर्निटी है, इसको सोचना पड़ेगा। कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है, उन सुधारों में आपका साथ चाहिए। जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उसमें सुधार हमने करने शुरू कर दिए हैं। मेडिकल रिफॉर्म्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में मेडिकल साइंस बिल्कुल टेक्नोलॉजी आधारित हो चुकी है। रोबोटिक सर्जरी में हम अगले 6 महीने में हमने टारगेट किया है कि 4 मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी का, धर्मशाला का, टांडा का, आईजीएमसी का और हमीरपुर में स्टार्ट कर दी जाएगी। हाई एंड टेक्नोलॉजी को हम ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो निर्माता है उनसे हमारी बातचीत चल रही है। हमने मेडिकल सर्विस कारपोरेशन बना दिया है। हमने डॉक्टरों से जो प्रिंसिपल है उनसे भी बोझ कम करने की कोशिश की है। अब सीटी स्कैन अब हमने मना कर दी कि 128 स्लाइड की नहीं लगेगी, 256 स्लाइड की लगेगी। एमआरआई, पैट स्कैन, टेस्ट सब पर हम एक काम कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पैसे की थोड़ी समस्या है। वो इसलिए है कि हमारा प्रदेश जो है वो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अगर कोई परिवार में, आप जानते हैं, अगर किसी परिवार का बजट 100 रुपया मानकर चलिए, उस 100 रुपये में से आप 100 रुपये में से कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आज 100 रुपये में से 175 रुपया खर्च कर रही है। 75 रुपया हम लोन के आधार पर लोन उठाकर पूरा कर रहे हैं। 120 या 25 दिन हमारी सरकार को बने हुए हो गए हैं और तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का हमने कर्जा उठा रखा है। हमारी व्यवस्था जो है वो बदल गई है। हम सिर्फ सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानते हैं, सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। डेंटल डॉक्टर मेरे पास आए। डेंटल डॉक्टर्स ने कहा कि हमारा 4,000 का बैकलॉग है। मैंने उनसे सवाल किया, मैं कहाँ 4,000 डॉक्टर लगाऊंगा? मैं क्या, कोई भी और भी मुख्यमंत्री होगा वो भी नहीं लगा पाएगा, लेकिन सुधार तो करना ही होगा। हमने उनके लिए एक योजना लाई कि डेंटल कोई अपना क्लिनिक खोलना चाहता है तो हमने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 50% इक्विपमेंट पर सब्सिडी प्रदान हमारी सरकार करने जा रही है। क्यों? ताकि वो अपना इंस्ट्रूमेंट खरीदे और 50% सरकार देगी। हमें स्वरोजगार की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें आर्थिक बदहाली को भी पार करना पड़ेगा, और आर्थिक बदहाली को पार करने के लिए हमें कम से कम 4 साल लगेंगे। वो भी हमने तब कड़े फैसले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज हम इसकी दिशा नहीं तय करेंगे तो प्रत्येक हिमाचली पर जो भी 75 लाख की हमारी जनसंख्या है, उस पर प्रत्येक हिमाचली जो 1 साल का बच्चा भी है, उस पर 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी तो हमने 11,000 करोड़ की देनदारियां सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनी है, जिसमें 6th पे कमीशन का एरियर है, डीए है। ये सब चीजें देनी तो है, कहां से देंगे? ये आप ही से निकालेंगे। तो उस दृष्टिकोण से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हमारे रिफॉर्म बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कई मीटिंगें हो चुकी है, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, कई चर्चाएं हो चुकी है, सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बहुत चर्चा हो चुकी है। अब हम उसकी फाइनल स्टेज पर आए। कोई भी चीज धरातल पर लाने से पहले संवाद और चर्चाओं के द्वारा आगे बढ़ा जाता है, उसमें हम बढ़ रहे हैं। और 1 साल के अंदर अब मेडिकल रिफॉर्म्स देखेंगे। 1 साल के अंदर टेक्नोलॉजी का जो हमारा
पार्ट है जो हम 20 साल पीछे है, उसको हम हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी लाकर एंड टू एंड सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सभी क्षेत्रों में हम विकास को कर रहे हैं। हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट ही नहीं होते। हम सर्दियों में 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदते हैं। इस सारे सिस्टम को चेंज करने के लिए समय लगेगा, लेकिन हम सिस्टम करेंगे। चुनौतियां जितनी ज्यादा हो हम उसका सामना करेंगे, उसे पार करेंगे और हिमाचल की जनता को आने वाले 4 साल में उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में, अब मेरी बात इस मंच के माध्यम से इसमें यहां आपने याद रखना, 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य होगा। ये नीति हमने तय कर दी। ये हमने बजट में, क्योंकि बजट को आम जनता नहीं पढ़ती है, युवा पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि बजट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो 2026 में हमने लक्ष्य रखा है कार्बोनाइजेशन का, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का। अगर हम 2026 तक कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे, हमारे को भारत सरकार और पूरे विश्व से हमें और पैसा आएगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने टारगेट रखा है कि 3 साल में जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, चाहे वो सचिवालय में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में चल रही है, वो सब इलेक्ट्रिकल कर दी जाएगी। यही नहीं, HRTC की को हमने 3000 बसों को भी इलेक्ट्रिकल करने का निर्णय लिया है। और जो ट्रक है, जो बेचारे ट्रक ड्राइवर चलते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होगी। उनको भी हमने कहा है कि आपका 1 करोड़ रुपए का ट्रक होगा, 50 लाख सरकार आपको उपदान देगी, सब्सिडी देगी। 1000 मेगावाट के हम सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जो हम युवाओं को देना चाहते हैं। आप विधानसभा में हमारी बात कई लोग सुनते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो युवा साथी है, हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। उस लैंड होल्डिंग के माध्यम से अगर कोई 4 बीघे में अपना सोलर प्रोजेक्ट लगाता है और उसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपया होती है, उसमें 50 लाख रुपया सरकार स्पेशल असिस्टेंट देगी। और 1.25 करोड़ रुपए से कितनी इनकम होगी आपको? उस 1.25 करोड़ रुपए से आपको 15 लाख रुपया इनकम होगी, क्योंकि 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा 12 बीघे में लगता है। तो 12 बीघे में जब 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगता है, उसकी कीमत 4 करोड़ आती है। और उसमें हम सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है? 1 करोड़ 60 लाख। और हमारे यहाँ एक प्रथा है कि लोन नहीं लेना। हम लोन लेने की से घबराते हैं। जब आप 4 करोड़ रुपया खर्च करोगे, सरकार देगी, बिजली बोर्ड आपको 60 लाख रुपया साल का देगा। अभी इस योजना को हम ला रहे हैं, इसका प्रारूप बन रहा है और 5 साल में आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाएगा और आपकी जेब में पैसे होंगे। मैंने देखा कई लोग बद्दी जाते हैं, चंडीगढ़ मिलते हैं हमें, अगर उनके पास 2 बीघे जगह तो उनके घर में बैठ के ही वो 8 लाख रुपया साल की इनकम देने जा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट के द्वारा। लेकिन कई लोग, इसमें कई अधिकारी भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जो सोचते कि ये क्या है। लेकिन अभी से इसमें जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो आप सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ेंगे। इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। मैं मेडिकल फैटर्निटी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इस आशा के साथ। अभी तो हम कुछ बढ़ाने के है ही नहीं। मैं तो बड़ा खुश हो गया था कि आपने पहले हमारा धन्यवाद कर दी कि ओपीएस बहाल कर दी, आप कुछ नहीं मांगेंगे। और सच्चाई ये है कि हमने ओपीएस बहाल करके भी 1000 करोड़ रुपए का हमारी स्टेट पर बर्डन पड़ा है। 4500 करोड़ की ग्रांट हमारी रुक जाएगी। लेकिन हम उस फैसले से भी अड़िग नहीं हुए। पिछली बार 14,400 करोड़ रुपए का हमारे पास पैसा था, इस बार 8,500 करोड़ रुपए भी कम खर्च करने को। ओपीएस का 1,000 करोड़ का और अतिरिक्त भार है। और क्यों की ओपीएस? वो इसलिए की कि हमारा उसमें सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है। सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण ये है कि जब कोई व्यक्ति 60 साल बाद रिटायर होगा तो उसके परिवार के बच्चे अभी से नहीं रहना शुरू किए, उस समय रहना ही बंद हो जाएंगे। अगर उसको इकट्ठा पैसा मिलता है तो इकट्ठा पैसे में अगर हम 50 लाख भी देते हैं तो 50 लाख आते तो अच्छा लगता है,
लेकिन बड़ा घर बड़ी गाड़ी खरीद करके खर्च हो जाता है। और बच्चे का मोह एक ऐसा मोह होता है, उसके लिए आप खरीद भी देंगे, अपने को कष्ट सहन भी कर लेंगे, फटाफट खरीद के ले भी देंगे, फिर आप ठंड ठंड गोपाल हो जाएंगे। हमने कहा कि जो बेचारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी 30 साल अपना जीवन सरकार को देते हैं, इस प्रदेश को देते हैं, उनको ओपीएस मिलनी चाहिए। उसके लिए बहुत दबाव है हमारे पर केंद्र का, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हट रहे। ये वही अधिकारी है जो जयराम जी को बोलते रहे नहीं मिलेगी, हमने बोला नहीं मिलेगी। हमारी विल पावर थी, गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी, कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी थी और पहली गारंटी में हमने ओपीएस लागू किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज उनको हम चाहते कि उनको हर महीने पैसा मिले, जीवन काल के अंतिम समय जब अंतिम सांस भी ले रहे हो तब तक सरकार उनको पैसा दे, ताकि वो फख्र महसूस करे, अपने स्वाभिमान महसूस करे कि मेरे पास सरकार के द्वारा दिया पैसा, वो बच्चों की तरफ आंखें बिठा कर ना बैठी रहे, मुझे बच्चे पैसे देंगे। वो बोलेगी मेरे को मिल रही है पैसे, मैं आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ। तो उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान और मानवीय दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण से के लिए हमने पैसे पेंशन दी। यही बात मैंने अपने अधिकारियों को भी बोली है। यही बात हमारे वो बजट काट रहे हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं ग्रांट काट रहे हैं, लेकिन हम बजट कट जाए ग्रांट कट जाए, अगर हम इनके अभी झुक गए तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको हम जिंदगी भर कर्जे के ऊपर रख देंगे। तो हम वो उस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहते। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी पूरी मंत्रिमंडल के सदस्य अभी पूरी जगह चेंजिंग हो गई है, पीडब्ल्यूडी से लेकर आईपीएस से लेकर सब जगह चेंजिंग चल रही है। कठोर फैसले हैं, पर हम उसका भार हिमाचल की जनता पर नहीं डालने दे रहे। उसका भार हम अपने रिसोर्स बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम जब टेक्नोलॉजी लाएंगे तो आपके पास भी वेटिंग लिस्ट ऑपरेशन वालों की कम हो जाएगी। नहीं तो आप एक आदमी आज हाथ से ऑपरेशन करता है, कितने ऑपरेशन कर लेगा? 3 कर लेगा, 4 कर लेगा। टेक्नोलॉजी से आप 10 करेंगे, जो हमारी वेटिंग लिस्ट है वो भी कम होगी। तो इन सब दृष्टिकोण से भी डिपार्टमेंट वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा अगले 2-3 साल में, हम पूरा चेंज ही कर देंगे सिस्टम। दिल्ली लोग नहीं जाएंगे, दिल्ली से लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप लोग हिमाचल के डॉक्टर आईजीएमसी के जाकर, जीवन जी बैठे हमारे टाइम हमारे सीनियर होते थे, ये मेडिकल कॉलेज में होते थे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में होते थे, हमारे साथ होते थे ये। तो उस समय जो आईजीएमसी के डॉक्टर हैं, मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं दिल्ली जाता हूँ। सर गंगाराम के चेयरमैन डॉक्टर राणा आईजीएमसी से पढ़े हैं, रणदीप गुलेरिया आईजीएमसी से पढ़े हैं, नीति योग के विनोद पाल जी आईजीएमसी से पढ़े हैं। वो भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नीति योग के साथ हमारे सेक्रेटरी, अभी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से मेरी बात हुई है कि आप हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए 180 करोड़ देते हो, बाकी सारा पैसा हमारी स्टेट की जेब से जाता है। उनसे मेरी बात हुई है कि आप अनाउंस तो कर देते हो और पीनट्स हमको दे देते हो, कंप्लीशन करने के लिए हमारे को बोलते हो। तो हमने उनसे भी बात की है कि आप हमारा पैसा कंस्ट्रक्शन की जगह क्वालिटी पर लगे, टेक्नोलॉजी पर लगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं, समय का इंतजार कीजिए, हिमाचल अपने पांव पर खड़ा होगा। और डॉक्टर्स ने जो मांग की है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, ताकि थोड़े आगे 1 साल आप थोड़ा पोस्टपोन कीजिए, और ताकि हम उसको ठीक ढंग से आगे ला सके। हर जगह आजकल मांग है, समस्या ही है, बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि उस समस्याओं में हमने अपीजमेंट की तरफ चले गए, समझाने की हमने कोशिश नहीं की कि हाँ जी आपको भी खुश कर देते, ये कर देते, आप ऐसे लग जाओ। कई आउटसोर्स वाले बेचारे कर्मचारी है, कई पैरामेडिकल के 3-3 के कोविड वाले स्टाफ वाले हैं। जब तक कोई नीतिगत सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा, किसी दिशा के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा, तो ये समस्या और गहराई की ओर जाती जाएगी। 5 साल में मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जब आपको कोई चीज करने के लिए मिलती है तो कर्तव्य भी आपका होता है, दायित्व भी आपका होता है। पिछली 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्व को बहुत हानि पहुंचाई है, और उस हानि के कारण हम इतने बड़े, उससे भी पहले होगा, हम कर्ज के जाल में डूब चुके हैं। मैं 4 महीने में 6,000 करोड़ रुपया कर्ज ले चुका हूं।
और पे देने के लिए आगे पैसे नहीं है, इमरजेंसी संस्था सेवाओं को चलाने के लिए पैसे नहीं है। शांडिल साहब हमारे साथ बैठे होते, रोज हम बात करते, रात के 1-1 बजे बच जाते हैं, किसी को लोन करो, कोई फोन नहीं मिलता, फिर उसको फोन करो कि आप हमारे को इतना पैसा दीजिए। तो ये इसलिए है कि हम आपकी सेवा के लिए है, और जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आप व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं कि हम सत्ता सुख ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, लग्जरियस लाइफ जी ली। हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एश्योरेंस दे देना चाहता हूं, जो भी मेडिकल एसोसिएशन है, थोड़ा आप हमें समय दीजिए। आपके साथ भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए, किस प्रकार सुधार किया जाए। सब चीजें नहीं होती, चर्चाओं के बाद विषय के बाद उस पर विस्तृत जानकारी टेक्नोलॉजी लेने के बाद आगे बढ़ा जाता है। और आप आज अगर हमारी सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी ये अर्थव्यवस्था 4 साल में पटड़ी पर आएगी, तभी 10 साल में हम हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य बनेंगे। यही एक पक्ष है हमारा। हम हाइड्रो में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी ऊर्जा है जिसका हमें समय के अनुसार आगे ले बढ़ना है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन के जो विचार है, कईयों को अच्छा नहीं लगता। कल को आपको ऐसा लगेगा कि हम बिजली अपने घर में लेकर आ गए हैं, मोबाइल की बैटरी की तरह आ गई। इन टेक्नोलॉजी से हम पीछे नहीं रह सकते। जिस दिन हम इसमें हम इस्टेब्लिशमेंट में पड़ जाएंगे, हमारे हिमाचल प्रदेश में आप आकर नौकरियां देंगे। किस प्रकार की नीतियां हमने इस बजट में तय की है, आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।